तीन बुक के अंदर जो पहली बुक है वो है पार्टनरशिप की, जिसके अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? 7 चैप्टर है। ठीक है। उन 7 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है वो बेसिक का है, मतलब यूँ समझ लो कि सातों चैप्टर ना सीक्वेंस से चल रहे हैं हमारे। जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, ये आपका पहला चैप्टर है। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है वो गुडविल का है, फिर चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट टैक्स और डिसोल्यूशन। ऐसे करते करते 7 चैप्टर है और सातों चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पहले पढ़ लें कोई चैप्टर बाद में पढ़ लें। ठीक है, जैसे 11th में होता था बेसिक पढ़ लिया फिर सीधा हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली फिर जर्नल कर ली, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, पूरा सीक्वेंस में चलना है। इवन बुकें भी सीक्वेंस में करनी है। जो आपने पहली बुक कर ली फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में भी किसी फॉर्मेट में तुम्हारे में आएगा। समझ आ रही है बात? तो पहली बुक का जो पहला चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेसिक की बात करेगा ये। उसके अंदर जो पहली डेफिनेशन है उसको समझो। पहली डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? लिखा है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन। क्या कह रहा है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसके बीच का? पर्सन के बीच का। जो पर्सन क्या करते हैं? हु हैव एग्रीड, वो क्या होते हैं? एग्री करते हैं। किस चीज के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ फर्म। क्या करना है? फर्म का प्रॉफिट शेयर करना है, यानी कि बांटने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? जो फर्म है उस फर्म को कैरी कौन कर रहा है, मतलब चला कौन रहा है? या तो सभी पार्टनर चला रहे हैं या उनमें से कोई एक या दो या तीन। जरूरी थोड़ी है कि फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं तो तीनों के तीनों काम करेंगे। ऐसा हो सकता है 2 काम कर रहे हैं बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा, तीसरा बंदा पैसा लगा के भूला हुआ है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पार्टनरशिप की। एक बार दोबारा समझो कि पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है, यानी कि साझेदारी एक ऐसा संबंध है कुछ लोगों के बीच में, जो लोग तैयार होते हैं, सहमति देते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। जो प्रॉफिट एक फर्म का होगा, जिस फर्म को कैरी कौन करेगा? या तो सभी पार्टनर या उनमें से कोई एक या दो। समझ आ रही बात? जो सबके लिए काम करेगा। अब इसके अंदर ना एक एक वर्ड को हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे ये वर्ड रिलेशन। रिलेशन का मीनिंग तो समझ आ गया कि संबंध होगा। किसके बीच में संबंध होगा? पर्सन के बीच में। अब इस पर्सन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पर्सन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो पर्सन है ना, पर्सन पर्सन कौन हो गया यहाँ पे? इंडिविजुअल। ठीक है, वैसे तो पर्सन में और भी चीजें काउंट हो सकती है बट पर्सन का यहाँ पर मीनिंग क्या है? इंडिविजुअल, यानी कि आप मैं हम। ठीक। जिसके अंदर मिनिमम कितने लोग होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? दो। अकेले के साथ क्या है रिलेशनशिप बनाओगे, मतलब कि पार्टनरशिप की रिलेशनशिप। ठीक है भाई, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम की कितनी है बेटा लिमिट? 50। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। मतलब कि आप एक पार्टनरशिप में मिनिमम मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। लेकिन यहाँ पर ना एक सेक्शन है, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर 100 पार्टनर्स। मतलब मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है अभी तो यहाँ पे 50 पड़ा, अब यहाँ पर 100 आ गया। मतलब बेटा कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 464, वो क्या कहता है कि आपके फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर कर सकती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक पावर दे सकती है आपको कि आप कितने कितने लिमिट कर सकते हैं। मतलब इस 50 की जो लिमिट है, 50 की लिमिट को बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। कि कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको आपकी लिमिट कितनी बढ़ा सकता है? 100 तक। मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या 100 से ऊपर बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि उसको खुद को इतनी पावर नहीं मिली। ठीक है, 100 से ऊपर वो नहीं कर सकता। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 100। 50 से बढ़ सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कितना लिखोगे? 50। आज 50 है, कल को बढ़ाने के लिए बढ़ाकर कितना कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? आज 50 है, कल को बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। समझ आया? पॉइंट समझ आ रहा है ना? अब इसको समझो। ये तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, आपके फर्म में ऑलरेडी 50 थे। अब 50 की जो लिमिट है उसको आपने क्रॉस कर दिया। मतलब अभी तो 50 है, अभी 100 थोड़ी हुए हैं, अभी 70 थोड़ी हुए हैं, अभी तो 50 ही हैं। अब तुम्हारी फर्म में मान लो 50 ऑलरेडी हैं, 2 बंदे और आ गए, 52 हो गए, 53 हो गए, 54 हो गए, कुछ भी तुम्हारे एक लिमिट बढ़ गई। तब क्या होगा? तब तुम्हारा कुछ इस तरीके से तुमने थोड़ा बहुत देखा था क्या? एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जिसके अंदर एक ही बंदा होता है, वही बिजनेस चलाता है। तो वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं? एक। अगर वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है, 1 से 2 करना चाहता है, 3 करना चाहता है, तो अपने आप को उसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पार्टनरशिप में।
जहाँ पर पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। तो अगर आप ये जैसे वहां पर 1 की लिमिट क्रॉस हुई तो उसको पार्टनरशिप में आ गया, ऐसे ही तुम अगर 50 की लिमिट क्रॉस करोगे ना तो तुम्हें किस में आना पड़ेगा? कंपनी में। फिर तुम पार्टनरशिप नहीं कहलाओगे, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाओगे, फिर तुम क्या कहलाओगे? कंपनी। अब कंपनी की भी 2 टाइप होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 2 मेंबर, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। समझ आ रही है बात? तो या तो आप यहाँ आ जाओ या तो आप यहाँ आ जाओ, सिंपल सीधी बात। मान लो तुम प्राइवेट में आ गए, 200 कर दिया, कल को तुम्हारी 200 की लिमिट भी बढ़ रही है तो तुम्हें फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को? पब्लिक में। सिंपल है, समझ आ रहा है ना कि लिमिट क्रॉस करोगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं कर और फिर भी नहीं बढ़ोगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी पर्सन ही चल रहा है, पर्सन को ही समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है? एक ही वर्ड था पर्सन का, पर्सन को ही समझ रहे हैं। अब समझो एक और पॉइंट आया कि ऐसा कौन बंदा है जो पार्टनर नहीं बन सकता, मतलब हु कैन नॉट बी अ पार्टनर, कि कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। एक माइनर। माइनर कौन? जिसकी उम्र 18 साल से कम है, नाबालिग व्यक्ति, वो पार्टनर नहीं बन सकता। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, कानून ने, अदालत ने उसको मना किया हो कि आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते, आप कोई भी पार्टनर नहीं बन सकते किसी भी फर्म में, तो उसको भी क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड कौन होता है? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति का दिमागी रूप परमानेंट ठीक ना हो, यानी कि इडियट, बीच बीच में उसको दिक्कतें आती हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक। ठीक है, या फिर जिसने दारू वारू पी रखी हो, यानी कि जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, उसको आप क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। तो ये 3 लोग आपके क्या नहीं बन सकते? पार्टनर नहीं बन सकते किसी भी फॉर्म में। लेकिन ना इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है क्या? उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझो। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल समझो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। मान लीजिए कि सी की डेथ हो जाए और सी का एक माइनर सन है जिसका नाम क्या है? एम। अगर सी की डेथ हो जाए और सी का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? एम। अब ए और भी चाहते हैं कि भाई सी के घर में कमाने वाला कोई बंदा नहीं है, चलो एम को पार्टनर बना लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट उसका खर्चा पानी चलेगा, बेशक माइनर है पर हमेशा माइनर थोड़ी रहेगा, कभी तो मेजर होगा। मान लो 16 साल का है तो 2 साल बाद मेजर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लो 17 साल 7 महीने का है, 17 साल 7 महीने, 5 महीने बाद ही बंदा मेजर हो जाएगा, वही बना लो 5 महीने के लिए, क्या हो गया? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर इस चीज को पढ़ो, लिखा है अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बट विद कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स एंड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? कि एक माइनर भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है, पर हमेशा किसकी कंसेंट से बनेगा? सभी पार्टनर की कंसेंट से, सभी पार्टनर की सहमति से ही वो पार्टनर बनेगा, वरना नहीं बन सकता, याद रखना। तो माइनर के लिए आपके अगर क्वेश्चन आया कि माइनर पार्टनर बन सकता है, तो आप पहले बोलोगे नहीं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सभी पार्टनर अगर सहमत है एक माइनर को पार्टनर बनाने के लिए, तो एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है, बट उसको फर्म में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। अगर फर्म में लॉस होता है तो उससे कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई बात? यहाँ पर क्या लिखा है एक सेकंड नोट में? इफ एनी फर्म एक्सीड द लिमिट ऑफ 50, अगर 50 की लिमिट क्रॉस कर देगा तो क्या होगा? इसको अपने आप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपनी में। समझाई थी मैंने आपको, पॉइंट समझ आया? अभी जितना भी हमने पढ़ा ये सारी की सारी बातें किसकी थी? पर्सन की। समझ आ रही है बात? मतलब कि इस पूरे डेफिनेशन के अंदर अभी तक हमने किसके बारे में जाना है? पर्सन के बारे में जान लिया। पर्सन के बाद जो पॉइंट आ रहा है अगला इंपॉर्टेंट, वो कौन सा वर्ड है? एग्री। यानी कि किस चीज के लिए एग्री हो रहे हैं, वो चीज जानते हैं। जब भी आपको एक पार्टनरशिप में आना है, मतलब पार्टनरशिप बनानी है, तो आपको एक क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट कैसा होगा? या तो ओरल या तो रिटर्न, या तो ओरल या तो रिटर्न। अगर एग्रीमेंट रिटर्न होते हैं तो उसका एक नाम पड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड। मतलब कि वैसे तो डीड ही बोल दो खाली, मतलब आप कह सकते हैं कि एक रिटर्न एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे? डीड। मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे? डीड। समझ आ रही है बात? पर वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड। जैसे आप रेंट का बनाते हो तो रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, वो रिटर्न में होता है ना, तो आप उसको बोलोगे रेंट का क्या बनाया आपने? डीड। रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, रेंट डीड होता है। वो हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं, वो बात अलग है, बट होता क्या है वो? रेंट डीड। मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट जो रिटर्न में बना दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? डीड। और पार्टनरशिप का है तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट है ना, लिखित में हो चाहे ओरल हो, है तो एग्रीमेंट। अब सेफ कौन सा है ज्यादा? रिटर्न वाला। रिटर्न वाला। क्योंकि एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, ओरल वाले
में मैंने बोला कि भाई प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में 50% तेरा 50% मेरा। जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने बोला 80 मेरा 20 तेरा। तुम कैसे प्रूफ करोगे कि भाई 50-50 बोला था ओरल के अंदर? रिटर्न में होगा तो भाई दिखा दोगे ना पेपर में कि यहाँ पे देख 50-50 की बात हुई थी, 50-50 की बात हुई थी, अब तो 80-20 कर रहा है, गलत बात है ना। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ओरल वाले को प्रेफर नहीं किया गया। बट क्या ओरल वाला बनाना ही मना है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर आप ओरल एग्रीमेंट भी बना सकते हो, समझ आ रही बात? बट रिटर्न वाला प्रिस्क्राइब किया जाता है कि रिटर्न वाला ही बनाया जाए, ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रही है बात? ताकि कल को कोई दिक्कत होती है तो तुम्हें दिक्कत ना हो इतनी, भाई कोर्ट तक जाने की बात ना बने। लेकिन फिर भी आपने नहीं सुनी, नहीं मानी, और आपने क्या कर रखा है? ओरल कर रखा है। और फिर दिक्कत आ जाए तो क्या होगा? फिर तुम कोर्ट में चले गए कि भाई इसने तो ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। फिर सरकार पता है क्या बोलेगी? मतलब हमारा जो कानून है वो क्या बोलेगा कि जो अब मैं कह रहा हूँ वो बात मान ले। क्या कह रहा हूँ? जो अब मैं बोल रहा हूँ वो बात मान ले। मतलब समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? इसका मतलब क्या है कि जो कानून में लिखा होगा फिर तुम्हें वो मानना पड़ेगा, फिर तुम अपनी अपनी नहीं चला सकते। ठीक है? क्या कानून? एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। काफी पुराना एक्ट है, ईयर से समझ में आ गया होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सन 1872 का ये। ठीक है? अब 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक बात सोचो, ये एक्ट ना जब बना हुआ था तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक्ट था। क्या था? बहुत बड़ा एक्ट था। इसके अंदर से एक एक्ट निकाला गया बाहर सन 1932 में, जिसका नाम क्या था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो सारी बातें इसी एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है? मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड ही है सारी बातें। तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, मतलब अगर आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। मेरी बातें मतलब इस लॉ की बातें। इस लॉ की बातें, इस लॉ में क्या लिखा हुआ है? इस लॉ में क्या लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसमें सब में काम आएगा ये। ठीक है? ये पांचों पॉइंट उसमें काम आएंगे। समझ आ रही बात? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आप बोलो कि भाई मैंने पूरे साल काम किया, अब मेरे को पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं लिखवाया ना, सरकार कहती है आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सीधी बात। समझ आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। मतलब आपने जो कैपिटल लगाई है फर्म में, फर्म से आप बोलो इंटरेस्ट दो, फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी। सिंपल सीधी बात। इवन यहाँ पर आपको ही बेनिफिट है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। मतलब आपने फर्म से पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करी, तो उस ड्राइंग के ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आपको मिल भी नहीं रहा तो आप दोगे भी नहीं। सिंपल सीधी बात है। ठीक है? लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कह रहा है? 6% पर एनम। अब 6% पर एनम का मतलब क्या है? यहाँ पर इस बात को समझो, ये लोन का वर्ड जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। लोन ना दो टाइप का हो गया यहाँ पे। एक हो गया पार्टनर टू फर्म, एक हो गया फर्म टू पार्टनर। ये क्या बात बोली भाई? पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को दिया। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो फर्म के लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तुम। और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया तो फर्म के लिए क्या बन गया? वो एसेट्स है। लाइबिलिटी के केस में इंटरेस्ट पेएबल होगा, एसेट के केस में इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। जब इंटरेस्ट पेएबल की बात आती है ना, तो ये 6% पर एनम वाली बात यहाँ पर अप्लाई होगी। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है 6%, वो कहाँ पर अप्लाई होगी? इंटरेस्ट देने के केस में। इंटरेस्ट लेने के केस में कुछ भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट लेने वाली बात है और कुछ भी नहीं लिखा तो आप क्या बोलोगे? नील। ठीक है? मतलब कि नॉट अलाउड, वही वाली बात। समझ आ रही है बात? लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे देने की बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप दोगे, ठीक है, इंटरेस्ट दोगे लोन के ऊपर, तो 6% वाली बात आएगी। आप मतलब फर्म। समझ आई कहानी? ठीक है? तो मतलब ये 5 पॉइंट आपको याद रखने, क्या कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या फिर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो तुम्हें क्या मानना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। किस केस में? जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो या फर्म के लिए वो लाइबिलिटी हो। सिंपल सीधी बात। समझ आई बात? ठीक है, इतना समझ आया? अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसको समझो। वो क्या कहता है? वो आपको पर्सन के बारे में समझाएगा। मतलब कि पर्सन को क्या कह सकते हैं। पर्सन को आप इंडिविजुअली कुछ बोलेंगे, पर्सन को कलेक्टिवली कुछ बोलेंगे। ठीक है? इंडिविजुअली और कलेक्टिवली का मतलब क्या है?
जो पर्सन है उसको अगर मैं अलग अलग बोलता हूँ, मतलब एक ABCD, इनको अलग अलग बोलूंगा, 4 बंदे हैं, तो इनको क्या बोलता हूँ? पार्टनर। एक फर्म के अंदर जो पर्सन है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? पार्टनर के नाम से। ये मेरा पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है। लेकिन उन चारों को मैं एक साथ बोलूं, मतलब A से D तक इन चारों को मैं एक साथ बोलूं कलेक्टिवली, तो उनका क्या नाम होता है? फर्म। फर्म। तो फर्म समझ आया? अगर फर्म की डेफिनेशन है तो तुम क्या बोलोगे? पर्सन को जब आप कलेक्टिवली बोलते हो तो क्या बोलते हो? फर्म बोलते हो। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। और उस फर्म का जब आप एक नाम रख देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म नेम। जैसे मान लो ABCD है अलग अलग, तो पार्टनर। A से D को इकट्ठा बोला तो फर्म, और उसी के ऊपर एक नाम रख दिया ABCD एंटरप्राइज, तो ये क्या बन गया मेरा? फर्म नेम। क्लियर? इतना जितना सुना वो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी पर्पज से था। 12th क्लास के अंदर पहले मैं बता दूं कि थ्योरी बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। इवन एग्जाम के अंदर भी तुम्हें 10% से ज़्यादा की थ्योरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। मतलब 80 नंबर का पेपर भी आ रहा है तो यूँ समझ लो तुम्हें 70-72 नंबर का प्रैक्टिकली मिलेगा, बाकी सब थ्योरी होगी। और थ्योरी में भी ऐसा नहीं है कि बहुत लिखना पड़ेगा थ्योरी में, तो MCQ वगैरह में थ्योरी पूछी जाएगी। समझ आ रही है बात? तो थ्योरी का कंटेंट भूल ही जाओ। जैसे 11th में पूरा पूरा आधा आधा पेपर थ्योरी में चला गया था किसी किसी का, तो यहाँ पर वो थ्योरी वाला कंटेंट जा चुका है प्रैक्टिकली है। लेकिन फिर भी हमने ऊपर थ्योरी क्यों पढ़ी? नॉलेज पर्पज से, चैप्टर का बेस पढ़ने के लिए। हर चैप्टर में बेस आप थ्योरी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। अब फॉर्मेट है ये। अब ये फॉर्मेट ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुक के पहले चैप्टर में करीब करीब 97 क्वेश्चन है। और अगर 97 क्वेश्चन है ना, तो यूँ मान लो 97 के 97 क्वेश्चन में हम मेहनत किसके ऊपर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन पे। मतलब ये इसी अकाउंट को बनाने के लिए मेहनत है सारी, और कोई मेहनत ही नहीं है। और समझ आ रहा है? इसी अकाउंट को बनाने के लिए पूरी मेहनत है P&L एप्रोप्रिएशन पे। 80 से 85% चैप्टर यही खत्म है अगर आपको ये बनाना आ जाए, ठीक समझ आ रही है बात? अब दिक्कत क्या है कि इतने से अकाउंट में ही बस फॉर्मेट में जितना है ना तुम्हारे, हर एक क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला P&L एप्रोप्रिएशन में। तो सिर्फ इतने के ऊपर भाई 80-90 क्वेश्चन करने हैं हमें, करना है। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब ये क्वेश्चन तुम करोगे तो इस क्वेश्चन को करते समय तुम्हें पता लगेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है इसको कैसे कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है कैसे निकालना है, सैलरी कमीशन कैसे निकालना है। तो मतलब इन चीज़ों के ऊपर कई क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन लंबे हो गए। समझ आ रही है बात? वरना अल्टीमेटली हमें खेलना इसी इसी के अंदर है, इसी फॉर्मेट के अंदर खेलना है जो भी खेलना है। तो फॉर्मेट ये रहा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। आपको एक रूल पता था नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। उसी के बेस पे बन रहा है। थोड़ा सा और ध्यान से थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 11th क्लास में एक अकाउंट बनाया था, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक बनाया था P&L अकाउंट, फिर बनाई थी बैलेंस शीट। तुम क्या करते थे? ट्रेडिंग से जो GP आया, उस GP से, ट्रेडिंग से GP आया वो P&L में ट्रांसफर किया, और P&L से नेट प्रॉफिट आया वो कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? बैलेंस शीट में। क्योंकि वो सोल प्रोपराइटरशिप का केस था ना, मतलब अकेला बंदा था वहां पे। उस एक बंदे ने जितना कमाया सारा का सारा उठाया बैलेंस शीट में डाल दिया। लेकिन यहाँ पर कौन है? पार्टनरशिप का केस। तो बेटा जो प्रॉफिट आया है P&L में उसको बांटना भी तो पड़ेगा। तो उसको बांटने के लिए तुम्हें एक अकाउंट बनाना है यहीं पे, जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ रही है बात? P&L एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ये तुम सीख चुके, ट्रेडिंग सीख चुके, P&L सीख चुके, बैलेंस शीट सीख चुके, ये नहीं सीखा बस, तो इसको और सीखेंगे यहाँ पे। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि हम P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाने हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए एप्रोप्रिएट तरीके से। समझ आ रही है बात? तो ये वाली काम कब होगा? जब आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि P&L बनने के बाद ये वाली चीज बनती है। समझ आई बात? अब देखो फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। तो आप क्या करते थे? ट्रेडिंग से मैंने बताया, ट्रेडिंग से क्या आता था? GP आया P&L में, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। और P&L से जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफर करना है। तो देखो P&L अकाउंट से पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया। अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, सिंपल सीधी बात, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हुआ। अभी मैंने बताया नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर में क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट, और इनकम और गेन क्या होंगी? क्रेडिट। इस रूल को समझना, खुद ही समझना, अपने आप समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने फर्म में पैसा लगाया, आप कौन? पार्टनर। पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया,
अब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है उस कैपिटल पे, तो पैसा लगाया वो कैपिटल होते हैं, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए खर्चा हुआ है, इनकम खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो वो खर्चा कहाँ गया, देखो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ गया, डेबिट। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो उनका नाम लिखोगे ऐसे करके ए और बी, और इस तरीके से आप लिख दोगे, खत्म। फर्म अगर अपने पार्टनर को, इसको पार्टनर को सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, कोई रेम्यूनरेशन दे रही है, मतलब कोई भत्ता वगैरह, कोई सैलरी के अलावा भी कुछ आने जाने का भाड़ा वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ दे रही है, तो ये भी फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस हो गया, तो वो भी कहाँ गया, डेबिट में। सिंपल सीधी बात। अब एक बात बताओ, पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला, पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला, अब पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम, और वो इनकम फिर कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ गया, क्रेडिट में। ठीक है, समझ आई बात। तो देखो ये समझ आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, रिजर्व। रिजर्व को यहाँ क्यों लिखा गया डेबिट में, क्योंकि रिजर्व कहाँ से बन रहा है, आपके प्रॉफिट में से, तो ये प्रॉफिट को कम कर देगा ना, प्रॉफिट के अंदर से तो रिजर्व बना रहे हो, तो ये प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट को कम कर रहा है, सैलरी कमीशन भी प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो रिजर्व अगर बनाओगे तो रिजर्व भी प्रॉफिट को कम कर देगा, दैट्स व्हाई प्रॉफिट रिजर्व कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड। ठीक है, जब तुम ये पांचों चीजों को एडजस्ट कर दोगे, यानी कि यहाँ से ये दो चीज डाली, यहाँ पर ये रिजर्व वगैरह डाल के तीन चीज डाली, इसके बाद आपको टोटल लगाना है, टोटल लगाने के बाद कुछ प्रॉफिट बचेगा, बचा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ये बच गया आपका। उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, आपको पार्टनर्स में बांट देना है, पार्टनर्स में बांट देना है, काम खत्म। कैसे बांटेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, कि भाई आधा मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, या कुछ रेशो दे रखी है कि इसको इतना मिलेगा, इसको उतना मिलेगा, वो क्वेश्चन में देखेंगे इसी में, पर उसको बांटेंगे, ये तो है। बचे हुए प्रॉफिट को, ये बचा हुआ प्रॉफिट, यानी कि ये क्या है तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, समझ आ रही बात। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है कैपिटल, एक लिखा है करंट, एक लिखा है कैपिटल, एक लिखा है करंट, तो ये पता होना चाहिए ना भाई, कब कैपिटल अकाउंट लिखना है, कब करंट अकाउंट लिखना है, ये पता होना चाहिए हमें, समझ आ रही बात, कब कैपिटल वर्ड लिखना है, कब करंट वर्ड लिखना है, ये पता होना चाहिए। तो इस चीज को समझो, जो आपकी कैपिटल होती है ना बेटा, कैपिटल आपकी दो टाइप की होती है, कैपिटल आपकी दो टाइप की होती है, एक कैपिटल होती है फिक्स, एक कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग, एक कैपिटल होती है फिक्स, एक कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जो आपकी कैपिटल है ना, वो बेटा जैसी थी वैसी रहेगी, जो जैसी थी वैसी रहेगी, मतलब 1 लाख की कैपिटल थी तो वो 1 ही लाख रहेगी, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी। अगर अगर आपको प्रॉफिट देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है, तो उसके लिए अलग अकाउंट ओपन करो। उन्होंने क्या बोला, मेरी जो कैपिटल है वो फिक्स है, उसको मत छेड़ना, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर उसके लिए हम एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं, इसका नाम क्या है, करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स के केस में हम एक अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम क्या है, करंट अकाउंट। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कैपिटल बढ़ सकती है, कैपिटल घट सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ऐसा कोई अलाउड है, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, घटना बढ़ना, ऐसा अलाउड है हमें, तो उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर उधर तो हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर देंगे, फिर समझ आ रही है बात। तो हमें वर्ड यहाँ पे क्या यूज करना है, कैपिटल। तो इसका मतलब अगर आपकी कैपिटल, कैपिटल कैसी है, फिक्स है, क्या क्वेश्चन में बोलेगा कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, तो आपको क्या वर्ड लिखना है, करंट। लेकिन अगर बोले कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो वर्ड यूज करना है कैपिटल, कैपिटल। अब बंदे बोलेंगे कि भाई अगर कुछ भी ना बोले तो, कुछ भी ना बोले तो भी यही मानना है, समझ आ रही है बात, यानी कि साइलेंट के केस में भी यही मानना है कि अगर बात साइलेंट है, कुछ भी ना बोला जाए, तो भी आपको क्या लिखना है, कैपिटल वर्ड, ठीक है। तो कैपिटल वर्ड, करंट अकाउंट नहीं, मतलब जब कैपिटल फिक्स होगी तो वो बोलेगा, कुछ नहीं, कुछ भी ना बोले उसके बाद या बोले तो वो आपको कैपिटल ही लिखना है। जब कैपिटल फिक्स है तो बस इस पे याद रखो, फिक्स है तो करंट, वरना कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में और ऐसे 10% क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ पर कैपिटल आपकी फिक्स है, 10 से 15% क्वेश्चन है बस, बाकी वरना हर जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, कैपिटल वर्ड। क्लियर हुआ, ये पूरा बेसिक था, ये पूरा बेसिक था इस पूरा का, पूरे चैप्टर का, मतलब फर्स्ट चैप्टर का बेसिक था। अब इसके बाद जितने भी जो भी चीजें स्टार्ट करनी है, उन सब के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगली क्लास से हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।